हेलो भारत के भावी अध्यापकों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। और ये आज हम लेने वाले हैं अपनी लास्ट थ्योरी की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी इजी वर्ड्स में, इजी वे में जो भी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो बाल भविष्य की रूपरेखा, श्रम से शिक्षा तक का जो सफ़र है उसको कवर करते हैं कि भाई किस तरीके से बच्चे जो है ना वो श्रम में एंगेज थे, देन श्रम से उनको निकाल के किस तरीके से हमको उनको शिक्षा में लेके जाना है, उस चीज़ का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो भारत में बाल श्रम उन्मूलन और प्रारंभिक शिक्षा के लिए एकीकृत जो सरकारी योजनाएं हैं उनको हम जल्दी से इसमें देखने वाले हैं और इनसे बेसिकली क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम्स में फंसते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट, बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप और ऐसा एक दुष्चक्र है कि जिसमें अगर बच्चा एक बार फंस जाता है देन वो किस तरीके से फंसा रहता है। देखिए ज़्यादातर जो बच्चे बाल श्रम के फंसते हैं ना वो निर्धन और बड़े परिवारों में देखने के लिए मिलता है। परिवार के पास पैसा नहीं है, देन वो सोचते हैं कि घर के बच्चे वगैरह मिलके भी अगर थोड़ा बहुत काम करते हैं देन उनको वो इनकम करा सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा गरीबी है, ज़्यादा ही निर्धन परिवार हैं या बड़े परिवार हैं, तो वहाँ पे जनरली अपनी जो डेली नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए उनको काम करना ही पड़ता है। या फिर ऐसी फैमिलीज जहाँ पे बालक और बालिका में अगर भेदभाव होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, बालकों को तो चलो तब भी फिर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन बालिकाओं को क्या है घर के हाउस होल्ड्स वर्क होते हैं उनमें लगा देते हैं। या फैमिली में ऐसा मान लीजिए लड़कों को अर्नर मान रहे हैं और उनको काम में लगा देते हैं बिकॉज ऑफ बच्ची की शादी करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, देन बच्चों को इंगेज कर दिया गया काम में। और या फिर शिक्षा की जो सुविधा है उसकी दुर्बलता के कारण भी हमको बाल श्रम देखने के लिए मिलता है। बाल श्रम से सीधा सीधा तात्पर्य है बालक जो कि श्रम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के। तो अगर यहाँ पे रिपोर्ट की हम बात करें तो कहता है कि 1.12 करोड़ 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम थे, लेकिन और उसमें से बाल बंधुआ मजदूर कितने थे तो 1.5 करोड़ थे। बंधुआ मजदूर यानी कि बच्चों को पकड़ लिया गया, किडनैप कर लिया गया, होटल्स वगैरह में उनको ज़बरदस्ती रखे हुए काम करवा रहे हैं, उनको भागने नहीं दे रहे हैं, और ये सारा क्या बंधुआ मजदूर, ज़बरदस्ती काम कराना, कोई उनको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, बस खाने के लिए मिल गया और उनसे काम करवाओ। तीसरा पॉइंट कहता है कि लगभग अगर दुनिया भर में बाल मजदूरों की बात करी जाए तो 6 करोड़ बाल मजदूर आपको ओवरऑल पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, और ये डेटा हमारा 1991 की जनगणना के अनुसार है। अब राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आती है एक 1992 में, जो अमेरिका की श्रम विभाग और आईएलओ के सहयोग से इस समस्या के समाधान हेतु एक ऐतिहासिक कदम माना गया। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे होता क्या है, तो एक संवैधानिक ढाल या ढांचा तैयार किया जाता है जिसको नागरिक दायित्व भी बोला जाता है। अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 24, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी भी फैक्ट्री या कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम है उसमें उसको संलिप्त आपको नहीं करना है, और ऐसा कोई करवाता है उनसे काम देन ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब बाल श्रम को निषेध करने के लिए एक अधिनियम आता है जो कि 1986 में आता है। इसमें बाल श्रम रोकने का एक मुख्य कानून बनाया गया था। बाद में आगे चल के 2006 में इसमें एक संशोधन होता है, इसमें घरेलू नौकरों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, दुकानों और रिसोर्ट्स में बच्चों की नियोजन पर पूर्णतः रोक और दंडात्मक कार्रवाई की गई। यानी कि ये बोला गया कि अगर भैया कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है और ऐसा पाया जाता है चेक करने पे कि वहाँ किसी बच्चे को बाल मजदूरी यानी बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, या बच्चा ये कह दिया जाए कि अपनी मर्जी से भी संलिप्त है, तब भी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे को सोचने और समझने का होता ही कितना अकल है। तो इसको दंडात्मक एक कार्यवाही उनके खिलाफ की जाएगी कि उनमें पेनल्टी हो सकती है या फिर उनको जेल की सजा भी हो सकती है। अब नागरिक का यहाँ कर्तव्य ये बनता है कि अपने आस पड़ोस के बाल श्रम के प्रति थोड़ा संवेदनशील बनना चाहिए उनको, और उन्हें शिक्षा के प्रति अग्रसर करें। अगर आपके आसपास ऐसा कोई माहौल दिखता है जहाँ आपको दिख रहा है कि बाल श्रम हो रहा है, देन आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और हो सके तो उसका विरोध करना चाहिए। अक्सर अगर हम शादी वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पे जो प्लेट्स वगैरह धुलने के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे इंगेज्ड होते हैं, और वहाँ पे कई सारे लोग उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं। तो अगर आप उनकी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं, एक कदम उठा सकते हैं, देन उनको थोड़ा सा जागरूक करिए और शिक्षा की ओर उनको अग्रसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसी वे में। तो एक अभियान चलाया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी मास्टर रणनीति क्या थी, तो बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना इसका काम था। अभी भैया बच्चा यहाँ बाल श्रम कर रहा था, बाल श्रम से आगे क्या जाता है, तो सबसे पहला टारगेट किया जाता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को क्या प्रोवाइड करो, अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करो। आर्टिकल 21 ये बोल रहा है।
ठीक है, तो पहली ब्रिज पे पहुंच गए। दूसरा कदम है कि बालिका और उपेक्षित वर्गों के अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर जोर दो, कि बालिकाओं जो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तो उन पे ध्यान दो। उपेक्षित वर्ग जिन्हें माना ही नहीं जाता कि ये पढ़ सकते हैं, या फिर जो अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम है, तो अगर उनका शोषण हो रहा है देन उनके लिए आप क्या करो, टारगेटेड करो। तीसरा लक्ष्य था कि गुणवत्ता वाली प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको सुनिश्चित करो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह इन सबको पढ़ा, क्या है, गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सारी चीज़ें। और फाइनली वो बच्चा क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, यानी उसका सशक्तिकरण हो जाएगा और वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आ जाएगा। यहाँ की बात करें अगर की इनसाइट की, तो शिक्षा ही देती है मनुष्य के विकास का अधिकार। बाल श्रम को इसीलिए पूर्णतः हटाना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी को पूर्णतः अधिकार मिले, उसका शोषण ना हो, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसको शिक्षित कर दीजिए, उसको आप शिक्षा प्रोवाइड कराइए। शिक्षा के अगर 3 आधार स्तंभों की बात की जाए कि शिक्षा किन स्तंभों पर टिकी हुई है, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन पे नहीं बल्कि इन स्तंभों पे टिकी हुई है। तो विद्यालय की शिक्षा एक समग्र सुरक्षा जो नेट है, दायरा है, जाल है, उसको तैयार किया गया है ताकि बालक सुरक्षित रह सके। तो पहली अगर बात करी जाए तो पोषण, यानी बालक को पोषण प्रोवाइड कराइए। तो इसमें बाधा क्या रहती है, भूखमरी और जो कुपोषित बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं और खा सकते हैं। समाधान, मध्याह्न भोजन की योजना लाई गई और इसका लक्ष्य रखा गया स्वास्थ्य, उपस्थिति और सामाजिक समरसता। यानी स्वास्थ्य की बात अगर करी जाए तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है, अगर इस तरीके से उनको एक कंप्लीट डाइट प्रोवाइड कराई जाएगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपस्थिति, बच्चे खाने के लिए और खाने की वजह से स्कूल में उपस्थित रहेंगे। जहाँ पहले लंच की वजह से वो चले जाते थे, घर वापस ही नहीं आते थे, देन उनकी पढ़ाई में गैप आता था, अवरोध आता था, तो वो रुक जाएगा, तो उपस्थिति में भी हेल्पफुल रहेगा। सामाजिक समरसता, सारे वर्ग के बच्चे एक साथ बैठ के एक लाइन में खाना खा रहे हैं, एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन से वो जो भेदभाव है वो भी कम होगा। दूसरे स्तंभ की बात करें तो आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराइए भी ऐसे वर्गों को, बच्चों को। तो बाधा क्या आती है इनकी पढ़ाई में, तो अवसर, लागत और गरीबी, क्योंकि इनके अवसर की जो लागत होती है, बड़े स्कूलों में अच्छी फीस लगती है, देन वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उसके अलावा जो गरीबी है वही तो उनका कारण है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका समाधान ये निकालते हैं कि छात्रवृत्ति को विवरण करो, जिसको क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति वजीफा बोला है तो वजीफा। अब इसका लक्ष्य रखा गया ड्रॉप आउट को रोकना और वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड कराना, कि जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, देन हम कंप्लीट तो नहीं उनको प्रोवाइड करा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम उनको हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं और उनकी थोड़ी सी जो पढ़ाई को लेकर वित्तीय सुरक्षा है उसको उपलब्ध उनको कराया जा सकता है। तीसरे स्तंभ की अगर बात करें तो है संसाधन, यानी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराइए। अब क्या समस्या आती है रिसोर्सेज को लेकर कि सामग्री का अभाव। भाई स्कूल में बच्चा पहुंच भी जाए लेकिन सामग्री नहीं है, किससे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो उसके लिए संसाधन तीसरा एक स्तंभ बनता है शिक्षा के लिए। तो इसीलिए क्या है, निःशुल्क उनको पाठ्य पुस्तकें दी जाएं, यूनिफॉर्म दी जाएं, और जो KGBB हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय वगैरह, ये मेन चीज रिसोर्सेज को लिए रहते हैं। टारगेट लक्ष्य रखा गया, समानता और सुलभता सुनिश्चित करना इनका लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट अब देखते हैं मध्याह्न भोजन, यानी जो पहला स्तंभ है उसको समझते हैं कि मिड डे मील, यानी बहुआयामी उद्देश्य इसके क्या थे, तो छात्र संख्या को बढ़ाना, विद्यालयों में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना, बच्चों के जो ड्रॉप आउट रेट है उसको थोड़ा सा कम करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण कराने की जो क्षमता है उसको क्या करना, उसको विकसित करना, विभिन्न जातियों के धर्मों के मध्य जो अंतर है उसको दूर करके भाईचारे की भावना को विकसित करना। और ये जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण है ये अक्टूबर 2006 से प्रारंभ होता है। 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा लागू 80% उपस्थिति पर 3 किलोग्राम गेहूं चावल की पूरी व्यवस्था को पकाए गए भोजन में बदला गया। यानी 1995 में ये बोला गया था कि अगर 80% आपकी उपस्थिति रहती है बालक की, देन उसको 3 किलोग्राम गेहूं या चावल दिया जाएगा। उसको थोड़ा चेंज करके 2006 में क्या कर दिया गया, भी अब सीधा पका पकाया जो भोजन है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा। मिड डे मील क्रियान्वयन और इसकी आपूर्ति श्रृंखला इस तरीके से रहती है कि खाद्यान्न आपूर्ति जो विभाग है, FCI है, वो यहाँ से निःशुल्क में गेहूं चावल जो कुछ भी है राज्य सरकार को उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार उसको आगे फॉरवर्ड करती है ग्राम पंचायतों के पास, और ग्राम पंचायत इसमें क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सारे स्कूल्स में पहुँचाते हैं और उनको पकाने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ये आगे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, किचन सेट का निर्माण जो है ना वो 85,000 रुपये प्रति विद्यालय, और किचन उपकरण के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय उपलब्ध कराए जाएंगे। परिवर्तन जब लागत में होता है तो उसमें क्या आता है कि प्राथमिक विद्यालय 3.59 प्रति छात्र प्रति दिवस प्रोवाइड कराया जाएगा जो फाइनेंशियल कैलआउट है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.38 प्रति छात्र प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा।
रसोइया का चयन कैसे करेंगे जो खाने को पकाएगा? तो रसोइया का चयन बेसिकली नियुक्ति के मानक की अगर बात करी जाए तो 101 से 25 तक के अगर छात्र हैं, बच्चे हैं, देन वहाँ एक रसोइया चाहिए। 26 से 100 हैं तो 2 रसोइये चाहिए, और 101 से अगर 200 छात्र हैं स्कूल में तो वहाँ 3 रसोइयों की व्यवस्था की जाएगी। मानदेय 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और बैंक के खाते में इनका सीधा भुगतान होता है। प्राथमिकता दी जाती है अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग होते हैं, बेसिकली महिलाएं होती हैं, उनको दिया जाता है। विधवा या परित्यक्त जो महिलाएं होती हैं जिनको उनके पति ने छोड़ दिया, डाइवोर्सी महिलाएं हैं, तो उनको इसमें क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। अब प्राथमिक स्तर पे अगर कैलोरी न्यूट्रिशन डैशबोर्ड की बात करें तो वहाँ पे कैलोरी 450 कैलोरी होनी चाहिए, प्रोटीन 12 ग्राम और खाद्यान्न जो होता है वो 100 ग्राम प्रतिदिन प्रोवाइड कराना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 किलो कैलोरीज, प्रोटीन 20 ग्राम और खाद्यान्न जो है वो 150 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। साप्ताहिक आहार तालिका आपके सामने है, इसको देख लीजिए। जिन लोगों को ये लगता है कि आपके सरकारी स्कूल हैं वो सिर्फ खिचड़ी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ के मैनेजमेंट की भी बात है कि वो खुद खा रहे हैं, बाकी की चीज़ें बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। बेसिकली बाकी का ये चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा कि भाई मंडे वाले दिन रोटी, सब्जी, सोयाबीन, दाल की बड़ी, ये सारी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छा कंप्लीट जो डाइट होता है वो बच्चे के लिए होता है। निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है कि भोजन परोसने से पूर्व प्रधानाचार्य शिक्षक द्वारा गुणवत्ता की जाँच भी की जाएगी कि क्वालिटी कैसी है। अब वो पता नहीं जाँच करी जाती है कि नहीं करी जाती है। स्तंभ 2 की बात कर लें तो छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है? तो अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भरपाई और शिक्षा को टिकाऊ बनाने के लिए हमको किसकी छात्रवृत्ति की आवश्यकता है? विद्यालय है उसके लिए छात्रवृत्ति क्या करती है? एक बैलेंस का काम करती है। जो परिवार की आय का से नुकसान हो रहा है, उनको लगता है कि बच्चे की पढ़ाई में हमारा रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, देन उसको बैलेंस करने का ये काम करती है। अब समस्या क्या आती है? तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए बच्चों को स्कूल भेजना एक आर्थिक नुकसान है। बच्चा काम करे कि जो कमा सकता था वह आय परिवार खो देता है, ऐसा लोगों का सोचना था। देन उसका समाधान निकाला गया कि छात्रवृत्ति इस आर्थिक दबाव को कम करती है जिससे छात्र छात्रा की पढ़ाई में धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगर वहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी जाए तो 10 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों का स्वयं का बैंक खाता खोला जाता है और उसमें कम उम्र वालों का अभिभावकों के साथ संयुक्त खाता सीधा लाभ हस्तांतरित यानी डीबीटी के माध्यम से उनको क्या किया जाता है? पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये जो वजीफा है या फिर स्कॉलरशिप का होता है। पारदर्शिता और चयन समितियां इसमें रहती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष जो होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं। सदस्य ग्राम पंचायत के SC ST और सामान्य वर्ग के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। संयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं और इसके सदस्य SC ST जनरल का वरिष्ठतम जो भी अध्यापक होगा वो हो सकता है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अध्यक्ष इसका जो होता है वो विद्यालय के प्रधानाचार्य को बनाया जाता है। सदस्य बोर्ड के चयन निर्वाचित जो सभासद होते हैं वो होते हैं। सदस्य सभासद का प्रतिनिधि होता है और सदस्य में प्रबंध समिति SMC का SC ST जनरल का कोई भी सदस्य हो सकता है। उसके अलावा अन्य सदस्य क्या होगा? तो निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा नामित कोई भी प्रतिनिधि का सदस्य हो सकता है। तो ये पारदर्शिता और चयन समिति है छात्रवृत्ति के समानता को सुनिश्चित करने के लिए। छात्रवृत्ति दर एवं आय सीमा की बात करी जाए तो SC ST कक्षा 1 से 5 25 रुपये प्रति माह और कक्षा 6 से 8 40 रुपये प्रति माह और आय सीमा शून्य रहती है, कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कोई सीमा नहीं दे रखी है। सामान्य वर्ग के लिए कक्षा 1 से 5 25 रुपये प्रति माह, कक्षा 6 से 8 40 रुपये प्रति माह। आय सीमा की बात करिए शहरी में 25,546 और ग्रामीण में 19,884। OBC का उसी तरीके से यहाँ दे रखा है, अल्पसंख्यक का दे रखा है और यहाँ पे उनकी आय सीमा दे रखी है। तो शासनादेश 11 फरवरी 2014 के अनुसार आय प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो 3 वर्ष मान्य रहेगी। पहले क्या होता था, एक बार आय प्रमाण पत्र बन गया देन वो वैलिड चलता रहता था, लेकिन अब जो है ना आपका जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहती है, यानी 3 साल बाद आपको उसको अपडेट कराना पड़ेगा। भौतिक संसाधन और प्रोत्साहन की बात करें तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रोवाइड कराएंगे, निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे और विद्यालय में अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड कराएंगे ताकि छात्र सही से बैठ सकें और अध्यापक सही से पढ़ा सकें। विशेष पहल की बात करें तो KGBB के बारे में हम डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ KGBB के बारे में दे रखा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो जूनियर मॉडल पे काम करता है जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेसिकली बात की जाती है। तो लक्षित वर्ग इसमें कौन होता है? तो लक्षित वर्ग शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों EBBS में अपवंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं और ड्रॉप आउट बच्चियाँ उनके लिए होता है मॉडल। ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय योजना है। प्रभाव बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण, भोजन और निरंतर शिक्षा प्रदान कर बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से
बचाना इसका उद्देश्य होता है। एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण समग्र एक इकोसिस्टम होता है। मध्याह्न भोजन देके हमने उसको पावरफुल कर दिया, छात्रवृत्ति देके उसके थोड़े से जो वो परिवार को लॉस हो रहा था कि भाई गैप आ रहा था उसको कम कर दिया। हालांकि 25 रुपये में किसी का ही घर चलता होगा, लेकिन फिर भी सरकार की योजना। संसाधन जो जरूरी है, यूनिफॉर्म दे दी और बुक्स दे दी, देन उनकी पढ़ाई होगी। तो एक ये कंप्लीट चक्र बन जाता है। तो सिंथेसिस क्या निकल के आता है कि बाल श्रम का अंत केवल कानून अनुच्छेद 24 बनाने से संभव नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम गरीबी और भुखमरी की बाधाओं को कैसे दूर करते हैं। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और संसाधन मिलकर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा जाल बनाते हैं जो एक बच्चे को ईंट के भट्टे से निकालकर कक्षा तक लेके आता है और उसे वहीं बनाए रखता है। ये है समग्र शिक्षा का जाल। तो बाल अधिकार केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रशासनिक वास्तविकता है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अब हमारी कंप्लीट थ्योरी की सारी क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे श्योर सिलेक्शन वाले जो नोट्स आए थे स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए, अब से हमारी रेगुलर उनकी क्लासेस चलेंगी। यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस के इस बार एग्जाम में आने की संभावना है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनके आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है और उनको हम स्मार्ट तरीके से मास्टर ट्रिक के साथ में याद भी साथ साथ में करते जाएंगे। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।